मैंने तो कह दिया, यही एक ऑप्शन आपके पास बचा है। अगर आपको लगता है ग्रुप डी एनटीपीसी से बहुत कम है तो आप पहली गलती कर रहे हो। अगर आपको लगता है एनटीपीसी के लिए की हुई तैयारी आपके आगे जाके काम नहीं आ रही तो आप दूसरी बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रैक्टिस वाला सेशन मैं आपको देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आपको गलत लगती है तो आप ये तीसरी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जब मैं बात करता हूं दोनों एग्जाम्स के कंपैरिजन की, उस वक्त पे क्या डिफरेंस आता है दोनों में, धक्के दे दे के पढ़ा रहा हूं कि पढ़, ये पढ़ना जरूरी है, कल के एग्जाम में ये काम आने वाला है। कि अपने आप को आजमाना जरूरी है कि जब भी कोच सिखाता है हमें तो यही सिखाता है कि हमेशा सामने बैठ करके खेलो। लेकिन जब T20 मैच आता है, जब 10-10 ओवर के मैच आते हैं, उस टाइम पे जाते हैं ना, पुल शॉट भी जाते हैं, इधर वाले शॉट भी जाते हैं, सूर्य कुमार वाला वो पीछे वाला शॉट भी जाता है, तो सारे होते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर मैं आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूँ और साथ में आपकी स्ट्रेटेजी तैयार करवाता हूँ। तो आज जो मुद्दा होने वाला है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है इस एग्जाम पर। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर इस एग्जाम में सब कुछ न्योछावर कर दिया तो आगे क्या, कहीं ऐसा ना हो कि ये एग्जाम देने के बाद हमारा दिमाग एकदम खाली हो जाए, आगे कुछ समझ ना आए कि आगे क्या करें। तो ध्यान से सुनना मेरी सारी बात। जैसा कि वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि हम बात करने वाले हैं एक बैकअप की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तैयारी में कोई कमी छोड़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है और जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले दिनों, उनको पता होगा कि यहां पर मैं फोकस करवाता हूं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर। तो आरआरबी एनटीपीसी की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि यही एग्जाम आनी है सबसे पहले। तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं आपको, मेरी बात पूरी सुनना, उसके बाद डिसाइड करना। आप सबको पता होगा कि एनटीपीसी की जो एग्जाम है उसकी अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो इसमें 40 क्वेश्चन जीके के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। और दूसरा जो ग्रुप डी का पेपर है उसमें 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 25 मैथ्स के, 30 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन होते हैं जो जीके के होते हैं। तो सर इस बात का क्या मतलब निकला? मान के चल रहा हूं मैं, आप अभी जागे हो, आपने पिछले 1-2 महीने में ही तैयारी करना शुरू की है, लेकिन टारगेट बना लिया है। तो अब आपने, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो पिछले दिनों, तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करना इन दिनों। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं एनटीपीसी की तैयारी तो पूरी प्रैक्टिस से कर रहा हूं, तो आगे ये जो ग्रुप डी वाली एग्जाम आने वाली है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसको कैसे बैकअप रखे, इसको कैसे तैयारी रखे, तो आज का मुद्दा आप सबको भली भांति समझ आ गया होगा। तो अभी मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने एनटीपीसी के लिए मॉक्स की शुरुआत की, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है सर। मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस। तो एग्जाम के दिन तक, मान लो एनटीपीसी की एग्जाम मई के स्टार्टिंग में हो गई या फिर अप्रैल के लास्ट में हो गई, तो आपने तब तक प्रैक्टिस की, जितने भी क्वेश्चन हैं आपने सारे किए, बुक्स को साइड में रख के प्रैक्टिस की। तो मैं सारी तैयारी तो एनटीपीसी कर रहा हूं, लेकिन ग्रुप डी में ये मेरे लिए कैसे फायदेमंद रहेगी, आगे जाके कैसे फायदेमंद रहेगी, तो मैं उस चीज को, उस प्लान को आपको समझाने आया हूं। आपने पूरी प्रैक्टिस करने के बाद जब मान लो एग्जाम दे दी, एनटीपीसी की एग्जाम दे दी, उसके बाद सीबीटी 1 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपने नंबर ले आए आप इस प्रैक्टिस से, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाओगे। लेकिन मान लो, पहली जो कंडीशन है वो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी सीबीटी 1 कंप्लीट नहीं हुई। बहुत से बच्चों को बुरा लगेगा कि सर इतनी मेहनत करवा रहे हो, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो हमारी सीबीटी 1 कंप्लीट नहीं हुई। बेटा देखो, जो तैयारी करना शुरू करते हैं वो लास्ट तक सभी नहीं पहुंच पाते। अगर किसी ने मेरे कहने पर दिन के 5 मॉक लगाए, प्रैक्टिस की, हो सकता है वो शुरू के 5 दिन 10 दिन मॉक लगा ले, लेकिन वो मान लो 30 दिन 40 दिन नहीं लगा पाया। या फिर किसी ने लगाए भी लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि नहीं हो पाया,
तो वो अटके हुए रह जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, अटका हुआ नहीं हो जाए। तो मान लो नहीं हुआ सीबीटी 1 में, तो वो वहां से जिस टाइम पे आपकी एग्जाम होगी वहीं से ग्रुप डी की प्रिपरेशन में जुट जाएगा। तब उसको ये वाला पैटर्न जो था, जो प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस वाला जो पैटर्न था, उसको फॉलो नहीं करना है। वहां जाकर उसको अपने सिलेबस में वापस घुस जाना है। देखना ध्यान से, मेरी बात फिर से सुनना, सबको समझ नहीं आई। मैं बोल रहा हूं कि सीबीटी 1 जो है वो आपका नहीं हुआ, उसके बाद आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट पहुंच रहे हो ग्रुप डी के पास, इसकी शरण में जा रहे हो और वहां मुझे बोल रहे हो कि यहां एक ही सीबीटी लगेगा, उसको मुझे अब कंप्लीट करना है। मान लो अप्रैल और मई में आपका ये पेपर हो गया, वहीं से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने तो मिलेंगे ही आपको, और भी मिल सकते हैं। रेलवे की जिस तरीके का अप्रोच है आपको और भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये 4 महीने आपको सिलेबस के मिल गए, ये 4 महीने सिलेबस कवर करने के लिए मिल गए। आपकी प्रैक्टिस तो थी, आपने इस स्टेज पे प्रैक्टिस तो की थी, मैं मानता हूं आपने अच्छे से की, जितना आपसे हो सकता था इस टाइम के हिसाब से आपने इतनी प्रैक्टिस तो की। लेकिन अब मुझे यहां पर आकर आप जून छोड़ो, आप मई में ही लग जाओगे। अगर नहीं हुआ, मैं पहला फर्स्ट केस मान रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहे हो आप, मैं मानता हूं सीबीटी 1 के लिए, लेकिन मान लो नहीं हुआ, मैं पहला केस लेके आया हूं कि सीबीटी 1 आपका नहीं हुआ, तो आप मई में ही लग जाओगे और मई में ही आपको इतना टाइम पूरा कोर्स कवर करने का मिल जाएगा। तो यहां पर आप अपना कोर्स कवर कर सकते हो, और इतनी मेहनत के बाद ना भगवान भी आके आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये बात मेरी समझो, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, चाहे जो भी नंबर आ रहे हो आपके प्रैक्टिस में, आपने प्रैक्टिस की है। लेकिन अब जब मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं क्यों ना सिलेबस कवर करूं। तो ये पहला केस है जब आपका सीबीटी 1 नहीं हुआ। अब मान लो आपने इस अप्रोच से, जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस वाली अप्रोच से, सीबीटी 1 क्लियर कर लिया। मान लो केस नंबर 2 क्या है कि आपने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया, किसका, एनटीपीसी का, किसका, एनटीपीसी का सीबीटी 1 आपने क्लियर कर लिया। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सीबीटी 2 की तैयारी करने का, सीबीटी 2 की तैयारी करने का। तो उसमें आप अपनी अप्रोच को बरकरार रखना और प्रैक्टिस करना और तैयारी करना, तब तो कुछ सोचना। देखो, अगर किसी का सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है उस स्टेज से जहां से उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो वो मेरे को पता है, वो राजी है, वो खुश है कि उसने सीबीटी 1 निकाला है, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, और वो बच्चा ग्रुप डी अपने आप निकाल लेगा। वो ग्रुप डी अपने आप निकालने से मेरा मतलब ये है कि वो सीबीटी 2 की जब तैयारी करेगा उसमें भी तो पढ़ेगा ना, उसमें ऐसे तो है नहीं वो बैठा ही रहेगा। चाहे वो प्रैक्टिस करे, चाहे वो सिलेबस से पढ़े, चाहे वो वीडियोस के थ्रू पढ़े, वो पढ़ेगा ना। और जिसमें इतना टैलेंट था कि उसने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया है एनटीपीसी का, तो सीबीटी 1 इसी का भी तो वही होगा ना, इसी का तो उसी लेवल का होगा। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको इन महीनों में एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस करने में? दिक्कत कहां हो रही है? मैंने बोला बैकअप रखना है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, मैं ये यहां पे टॉपिक्स आपके लिए इतने रेलेवेंट टॉपिक इसलिए लेके आ पाता हूं क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं, आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई करता हूं, जो मेरे से बात करता है कॉल पे उनकी सारी बातें सुनता हूं, तब जाके मुझे पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा ना अभी कि सर आपकी अप्रोच से मैं गया, मैंने प्रैक्टिस की, भयंकर तरीके से प्रैक्टिस की, मान लो नहीं हुआ तो एनटीपीसी में, फिर मैंने तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं, फिर मैं आगे की एग्जाम्स की कैसे तैयारी कर पाऊंगा? बेटा मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आप जब प्रैक्टिस करोगे उस वक्त आप जब क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओगे तो उन क्वेश्चंस में सारे के सारे टॉपिक्स अपने आप घूमते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वो आ जाएंगे। और जब उस नोटबुक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने भयंकर तरीके से तैयारी कर रखी है। तो सिलेबस एक तरीके से कवर हो रहा है। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करें। मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूं ओनली
प्रैक्टिस वाली जो अप्रोच बता रहा हूं उसमें आप मॉक्स लगाओगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चन तो आप सॉल्यूशन करते टाइम पर ही निकाल लोगे, बहुत से आपको पता चल जाएगा वहीं पे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है कौन सा नहीं लगा। बहुत से ऐसे होंगे कि हर सब्जेक्ट में 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप लिख रहे हो, और यहां पर जो सॉल्यूशन आपने देखे, जो क्वेश्चन आपने देखे, यहां आकर आपने कॉन्सेप्ट देखा, हर क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट देखा आपने। ये क्या था कि पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये होता है कब, जब आपके पास फुल टाइम हो, सफिशिएंट टाइम हो आपके पास कि मैं एक एक का कॉन्सेप्ट देखूंगा, एक एक टॉपिक देखूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा। जब पूरा टाइम आपके पास हो ना, जैसे आप अगर अभी से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इस अप्रोच के साथ जाओ, लेकिन एनटीपीसी के लिए मैं बोल रहा हूं वक्त बहुत कम है, बहकावे में मत आओ इधर उधर, सिर्फ और सिर्फ यहां प्रैक्टिस पे जाओ। आपको दिन के 5 मॉक लगाने हैं। अगर इस चीज को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड वीडियोस डाल देता हूं, एक बार वो स्ट्रेटेजी आप देख लो, क्योंकि यहां इस वीडियो में दोबारा आके मैं उसी पे बात करूंगा तो जो मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि बात रिपीट हो रही है। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगी लिंक, वहां से आप देख लो क्या पिछला वीडियो जिसमें मैंने स्ट्रेटजी अच्छे से समझाई है। तो ये जो दूसरा तरीका है, पहले तरीके में क्या था, कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन था, और दूसरे तरीके में क्या है, पहले मैंने प्रैक्टिस की, उससे मेरे को क्वेश्चन अलग अलग दिखे और उनके सॉल्यूशन में मुझे कॉन्सेप्ट दिखे और मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को वहीं से कैच कर लिया। पॉसिबल है, मैं मानता हूं। जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो हमें पता होता है कि हमें जो शॉट खेलना है वो सामने खेलना है, वी में खेलना है। अगर कोई क्रिकेट का जानकार है तो उनको पता होगा कि जब भी कोच सिखाता है हमें तो यही सिखाता है कि हमेशा सामने बैठ करके खेलो। लेकिन जब T20 मैच आता है, जब 10-10 ओवर के मैच आते हैं, उस टाइम पे जाते हैं ना, पुल शॉट भी जाते हैं, इधर वाले शॉट भी जाते हैं, सूर्य कुमार वाला वो पीछे वाला शॉट भी जाता है, तो सारे होते हैं ना। तो बस वही बात मैं बोल रहा हूं आपको, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, आपको तरीके से चलना है, तो आप इस तरीके से चलोगे कब, जब आपके पास 5 दिन का मैच खेलने का टाइम हो, तब आप आराम से खेलोगे। लेकिन जब ओवर ही 10 है, जब ओवर ही 20 है, उस टाइम पर तो अगर जीतने वाली सिचुएशन है तो टेस्ट मैच में भी सारे शॉट खेले जाते हैं इधर उधर वाले। अगर लास्ट में मुझे जल्दी जल्दी रन बनाने हैं और मुझे जीतना है तो उस वक्त क्या किया जाता है, उस वक्त सारे के सारे शॉट खेले जाते हैं। और मैं यही बात यहां कर रहा हूं। आपके पास अभी टाइम नहीं है, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके पास वक्त नहीं है, टेस्ट मैच खेलने से कुछ नहीं होगा, उनको T20 खेलना होगा या फिर T10 खेलना होगा, 10-10 ओवर का मैच खेलना पड़ेगा। बस इस बात को जो समझ गया ना, वो नीचे कमेंट में आके ये नहीं बोलेगा कि सर ये वाली स्ट्रेटजी ऐसे काम नहीं करती, फिर तो हर कोई पढ़ लेता। बेटा मानता हूं मेहनत करनी पड़ेगी, जब वो पुल शॉट जाता है तो कैच होने का भी चांस होता है, मानता हूं। जब आड़े टेढ़े शॉट खेले जाते हैं तो बोल्ड होने का चांस होता है, मानता हूं। लेकिन वो रिजल्ट भी तो देते हैं ना। बाकी के आप अगर नए वाले जो भी खेलने वाले हैं वो खेलते हैं ना, सभी लोग इसी टाइप के शॉट, जब जरूरत होती है तब, समझे मेरी बात। तो अभी जरूरत है, ये वक्त का तकाजा है, आपको इसी तरीके से करना है। आपको पहले ओनली प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाने हैं। जितने नंबर ऑफ मॉक्स आप दिन में दे सकते हो उतने आप दोगे, उसके थ्रू आप सॉल्यूशन देखोगे, फिर कॉन्सेप्ट देखोगे। ये हुई मेरी बात। यहां से पीछे में जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये रहा एनटीपीसी, ये रहा ग्रुप डी। मैं दोनों को आपके सामने रख रहा हूं, दोनों का सिलेबस आपके सामने है। मैथ के क्वेश्चन 25 ग्रुप डी में है तो 30 मैथ में है, 40 जनरल अवेयरनेस के इधर है, तो उधर भी ये जो साइंस है और जनरल अवेयरनेस दोनों को मिलाकर 25 + 30 45 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर यहां पर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन यहां भी है। मेरी बात समझ गए होंगे कि ये 25 + 20 कितने हो गए, 45 हो गए। और यहां पर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, बस इतना सा फर्क है। यहां पर 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के और यहां पर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल साइंस के। लेकिन बात आपको क्या समझ आई कि सिलेबस तो सेम है,
जो पढ़ने पड़ेगा वो तो सेम है। तो यहां पर जो आप तैयारी कर रहे हो आपकी वेस्ट नहीं जानी, आपकी ये तैयारी काम आने वाली है अगला जो एग्जाम होगा ग्रुप डी वाला उसमें। और ये प्रैक्टिस में जिस तरीके से आपने शॉर्ट तरीके देखे हैं, जिस तरीके से आपने सॉल्यूशन करते टाइम पे चीजों को समझा है, आपका दिमाग तेज हुआ है, 5 मॉक देते देते आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ी है, वो सारी कहां काम आएगी आगे वाली एग्जाम में। और इस एग्जाम का तो चांस आपका बढ़ ही रहा है। अभी टेस्ट मैच खेलने का टाइम नहीं है, मेरी बात समझ गए होंगे, धीरे धीरे नहीं खेलना है। हाँ, अगर आप छोड़ो, आप ये सोच रहे हो मुझे एनटीपीसी नहीं देना, मुझे ग्रुप डी की ही तैयारी करनी है, मैं डेडिकेट होकर ग्रुप डी की तैयारी करूंगा, तब आप क्या करोगे, आप पूरा सिलेबस आराम से धीरे धीरे पढ़ोगे। मेरी बात समझ आई होगी। तो मैंने आज के वीडियो में जब स्टार्ट किया उस टाइम पे आपको यहां पर एक चीज बोली कि आपको बैकअप रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढीले पड़ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढीले पड़ जाओ। मैंने यहां पर ये लिखा है, देखो ध्यान से, प्रैक्टिस करना है या फिर सिलेबस करना है। तो अभी के लिए प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस हम बाद में करेंगे। मेरी बात से आप एग्री डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन उसका आप मुझसे कारण पूछ सकते हो। मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं किया ना तो फिर मेरा नाम भी विजय नहीं है। आप मेरी बात समझो, मैं आपको हर चीज के रीजन दे दूंगा, हर चीज के रीजन दे दूंगा। तो इस पे ध्यान देना, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं। बैकअप अपने पास अच्छा मौका ये है कि जैसे अगर इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हुआ तो जस्ट बाद ग्रुप डी वाली वैकेंसी आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वैकेंसीज बढ़ाई जाए। वो कोशिश चल रही है, आपके बैकग्राउंड में चल रही है। उम्मीद करता हूं कि वैकेंसी ग्रुप डी वाली लाख तक पहुंच जाए। हम तो यही दुआ करेंगे कि वैकेंसी लाख तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि 6 साल से तो वैकेंसी आई है, 2024 में आनी थी, वो अभी 2025 में आ रही है, और 2025 के भी एंड में जाके वो एग्जाम लगनी है, तब तक तो 2025 का टाइम भी निकल जाएगा। मतलब 2024 और 25 की कम से कम दोनों की मिला के तो वैकेंसी आनी चाहिए। अगर 32,000 की 24 की है, मैं मान के चलूं कम से कम 32,000 ही 2025 की है, तो कितनी हो गई, 64,000 तो आनी चाहिए कम से कम। तो बस यही बात के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहां से हमारी बातें पहुंच सके। ट्वीट वाला कैंपेन जो चल ही रहा है साइड में, आपको बस अपने बात पे फोकस रखना है कि आपको क्या करना है। बस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये वाली चीज आपको समझ आई गई होगी। मैं आपसे बस नॉर्मली बात करने आया था आज, नॉर्मली ये बात समझाने आया था। और अगर किसी को ये वाला, मैं बात वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को ये स्ट्रेटजी देखनी है, नीचे 2 वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ध्यान से पढ़ लेना। पहले पहला वीडियो देखना, फिर दूसरा वाला वीडियो देखना, ध्यान से देखना, हर एक चीज समझ आ जाएगी कि इन दिनों में आपको करना क्या है। तो ये नए स्टूडेंट जो पहली बार देख रहे हैं वो तो जाके देख लेंगे, और जिन्होंने पहले देख लिया अपने वीडियो और अब ये वीडियो दोबारा देख रहे हैं, तो वो भी ये बात ध्यान रखना कि एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी आएगी। अगर आपका जोश उस दिन के बाद थोड़ा सा भी हल्का पड़ गया है तो वापस से उठो, वापस से प्रैक्टिस शुरू करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,